जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दैनिक समसामयिक घटना को। दैनिक समसामयिक घटना को देखने से पहले आज का हम लोग सुविचार देखते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा चार्ज अप हो सके, मोटिवेट हो सके और पढ़ाई के लिए आपके दिल में एक आग पैदा हो सके। तो आज का सुविचार है, जो केवल एक ही बार में जीत जाते हैं उनका केवल हेडलाइन बनता है, और जो जो कई बार हार के जीतता है उनका इतिहास बनता है। तो देखो दोस्तों, कभी भी हार मिलेगा तो दुख मत होना। जिनको स्टार्टिंग में एक ही बार में जिनको सफलता मिल जाता है उनका केवल क्या बनता है, यहाँ पे हेडलाइन बनता है। और जो बार बार हारता है और उसके पास जीत जाता है उसका इतिहास बनता है। तो कितना बड़ा बात है, देखो। ठीक है, इसी जोश भरे लाइनों के साथ आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। हाल ही में सिंगापुर ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो ऑप्शन है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, वांग झियू और मोनिका दत्त। तो इसका जो आंसर है पीवी सिंधु। अब इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। सिंगापुर ओपन 2022, ये क्या है? सिंगापुर ओपन, तो ये क्या है? बैडमिंटन टूर्नामेंट है। कहाँ हो रहा है? तो ये सिंगापुर में हो रहा है। जीता कौन? पी वी सिंधु ने जीता। किनको हरा के? वांग वांग झिंग व्यू को हरा के जीता। विशेषता क्या है कि जो पीवी सिंधु ने 2022 में क्या जीता है, सिंगापुर ओपन जीता है। ये सिंगापुर ओपन को जीतते पीवी सिंधु भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। ये दूसरा बन गई। तो पहला कौन है? तो पहला है आपका साइना नेहवाल। ठीक है, तो साइना नेहवाल पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है जो कि भारत की है, जिन्होंने सिंगापुर ओपन जीती थी 2010 में जीती थी। ठीक है, और 2022 में अभी पीवी सिंधु भारत भारत की दूसरी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने सिंगापुर ओपन जीती है। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो साइना नेहवाल क्या है? साइना नेहवाल पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने सिंगापुर ओपन जीता था 2010 में। और दूसरा पीवी सिंधु अभी अभी क्या की है? 2022 में क्या जीती है? सिंगापुर ओपन जीती है। और ये क्या उपलब्धि हासिल कर ली है कि ये भारत की दूसरी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने सिंगापुर ओपन जीता था। और किनको हरा के जीता था? तो वांग झियू ये कहाँ की खिलाड़ी है? तो ये चाइना की खिलाड़ी, चाइना के खिलाड़ी को ही हरा के, ठीक है, पीवी सिंधु ने क्या जीता था, क्या जीती? सिंगापुर ओपन जीती। और मोनिका दत्त फर्जी नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत के लिए चौथा स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन है अर्जुन बबूता, तुषार, ऐश्वर्या प्रसाद तोमर और मेहुली। इसका आंसर हो जाएगा ऐश्वर्य प्रताप तोमर। अब इसको देखते हैं, हम लोग डिटेल से देखते हैं, फिर वापस हम लोग यहाँ क्वेश्चन में आएंगे और एक एक ऑप्शन के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, निशानेबाजी विश्व कप 2022 ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका दक्षिण कोरिया में हो रहा है। कहाँ हो रहा है दोस्तों? दक्षिण कोरिया में हो रहा है। और इस निशानेबाजी विश्व कप को कौन कराता है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, जैसे आप लोग को बताया था मैं पहले क्लास में कि जो आईसीसी का जैसे विश्व कप है, आईसीसी का जो क्रिकेट विश्व कप है, मतलब क्रिकेट विश्व कप को आईसीसी कराता है, उसी प्रकार से निशानेबाजी विश्व कप को कौन कराता है? इंटरनेशनल शूटिंग सर्विस आपका, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका मतलब पूरा है। ठीक है, इसमें जीता कौन है? तो इसमें जीता है आपका कौन जीता है? तो ऐश्वर्य प्रसाद तोमर, ऐश्वर्या प्रसाद तोमर जीता है। और ये कहाँ के हैं? तो ये भारत के हैं। और किनको हरा के जीता है? तो झिंग यू वांग झिंग यू ये कहाँ के खिलाड़ी है? तो ये चाइना की खिलाड़ी है। ठीक है, विशेष क्या है कि जो ऐश्वर्य प्रसाद जो तोमर है ना, उन्होंने ये जो दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी जो विश्व कप हो रहा है उसमें भारत के लिए चौथा गोल्ड मेडल जीता है। तो पहला गोल्ड मेडल कौन जीता है? तो पहला जो गोल्ड मेडल जीता है वो है अर्जुन बबूता। वो कौन है? अर्जुन बबूता। और दूसरा जो है ये सिंगल में है, सिंगल में जीता था। उसके बाद मिश्रित में कौन जीता? मिश्रित में जीता है आपका मेहुई प्लस आपका एक लड़का था तुषार करके, साहू तुषार। ठीक है, तुषार। और तीसरा जो जीता है ये टीम इवेंट था, ये क्या था? ये मिश्रित इवेंट था, ये सिंगल इवेंट था। 10 मीटर राइफल का, ये भी 10 मीटर का था। और ये 50 मीटर का था। ठीक है, तो इसमें जो जीतने वाला है वो है आपका, एक तो अर्जुन बबूता है, एक तो है तुषार है, और एक तो है पार्थ। तो ये तीनों मिलके जो टीम इवेंट होता है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। और जो चौथा है वो 50 मीटर ही है, थ्री इवेंट है इसमें।
जो है ऐश्वर्या ऐश्वर्या प्रताप प्रताप तोमर, इन्होंने भारत के लिए चौथा गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रकार से निशानेबाजी विश्व कप में भारत का 4 मेडल हो चुका है, गोल्ड मेडल, ठीक है। और इसके अलावा कांस्य, रजत वो भी जीते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल है, ठीक है। तो आई होप निशानेबाजी विश्व कप 2022 के बारे में आपको बहुत कुछ पता चला होगा इसमें। अब चलते हैं हम लोग इसमें चलते हैं, ऑप्शन में चलते हैं। तो अर्जुन बबूता कौन है? तो अर्जुन बबूता जो ISSF जो निशानेबाजी विश्व कप है 2022 में, जो कि दक्षिण कोरिया में चल रहा है, इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, पहला क्या है, स्वर्ण पदक जीता था। और जो तुषार और जो मेहुली, इन्होंने भारत के लिए सेकेंड स्वर्ण पदक जीता था। ऐश्वर्या प्रसाद तोमर, ये भारत के लिए चौथा गोल्ड जीता। और तीसरा गोल्ड में टीम इवेंट थे। इसमें 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एक तो अर्जुन बबूता, एक तुषार और एक है आपका पार्थ। ये तीनों ने भारत के लिए क्या जीता था? तीसरा गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बीजेपी के अगुवाई वाला NDA ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे अपना उम्मीदवार बनाया है? तो ये ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ और वेंकैया नायडू, रामनाथ गोविंद। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा जगदीप धनखड़। अब इसके बारे में अच्छा से डिटेल से जान लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो पहले जो उपराष्ट्रपति थे ना, वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल कब तक था? 1955 से 1962 तक थे। सब बहुत लंबा था कार्यकाल, ठीक है। इसका उपराष्ट्रपति पद का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितना होता है? तो आयु आपको चाहिए 35 वर्ष। और इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति का कितना होता है? 5 साल होता है। अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? तो 63 में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। एक कमाल की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे जो भारतीय संविधान है ना, वहाँ कहीं पे भी उपराष्ट्रपति पद की चर्चा नहीं है। जो 63 है ना, उसमें क्या बोला गया है कि भारत में भारत के जो सदन होता है, राज्यसभा होता है, राज्यसभा के सभापति जो 63 में है, वो राज्यसभा के सभापति के बारे में चर्चा होता है। लेकिन इसी सभापति को हम लोग क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति बोलते हैं। और ये जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। और ये पद कहाँ से लाया गया है उपराष्ट्रपति का? तो ये अमेरिका से लाया गया है, USA। और चुनाव की पद्धति क्या होता है? तो चुनाव का पद्धति भी एकदम खास होता है, ठीक है। इसमें 2-3 टर्म आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। एक तो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और ये पहला टेक्निक हो गया। और दूसरा जो पद्धति है वो है एकल संक्रमण्य मत पद्धति, और दूसरा क्या है? गुप्त मतदान, ठीक है। ये तीनों टर्म को आप समझने का कोशिश करो, क्योंकि ये तीनों टर्म के द्वारा ही क्या होता है? उपराष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे उपराष्ट्रपति पद के लिए जैसे 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमको दोनों को ओर दे के आना रहता है। सबसे जो अच्छा, जिसको हम उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं उसको पहले वोट देंगे, और जिसको नहीं बनाना चाहते उसको बाद में देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे गांव में क्या होता है? पंचायत का चुनाव होता है। तो पंचायत में क्या होता है? उसमें भी सरपंच के लिए उम्मीदवार खड़े होते हैं। जैसे 1 और 2 उम्मीदवार खड़े हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे हमको दोनों में से एक को चुनना है हमको, ठीक है। दोनों में से एक को मतलब सरपंच बनाना है, तो हम लोग जाएंगे, यदि एक को देंगे या 2 को देंगे। यदि हमको सरपंच एक को बनाना है तो एक को दे के आ जाएंगे वापस, ठीक है। वोट डालेंगे, 1 नंबर पे आ जाएंगे। लेकिन जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हमें एक ही को देना नहीं पड़ता, दोनों को दे के आएंगे, पकड़ के खींच लेगा, ठीक है। वही छुट्टा, ये सरपंच का नहीं है, वो सरपंच का चुनाव नहीं है, ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का, आपको दोनों को वोट देना पड़ेगा। दोनों को वोट देना पड़ेगा मतलब सबसे जिसको आप उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनाना चाहते हो उसको पहले देना पड़ेगा वोट, और जिसको नहीं बनाना चाहते उसको बाद में देना पड़ेगा। इसमें जैसा रहता है ना, गुड बेटर और बेस्ट गुड बेटर, ऐसा वाला इसमें रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों को आपको क्या करना पड़ता है? वोट देना पड़ता है। और एकल संक्रमण्य मत पद्धति क्या होता है कि इसमें क्या होता है? जिनको सबसे ज़्यादा कम वोट मिले रहता है, ठीक है। जिस उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति के चुनाव में जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिला रहता है उसको वोट को पकड़ते हैं
और जो सबसे ज़्यादा वोट मिला रहता है उनको दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे एक उम्मीदवार और दो उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के पद पे मतलब खड़े हुए हैं, तो जैसे एक को सबसे ज़्यादा वोट मिला और दो को सबसे कम वोट मिला, तो दो का जितना भी वोट मिले रहेगा ना, उसको किसको दे देंगे, एक को दे देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक का वोट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे इसलिए किया जाता है ताकि भारत के जो भोले भाले जनते हैं उन लोग को पता चले कि हमारा जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का जो चुना है उसमें बहुमत सभी का है। ठीक है, तो ये होता है इसका पीछे का राजनीतिक। ठीक, और इसके बाद होता है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान क्या होता है कि इसमें हम खुद मतलब उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के जब चुनाव होते हैं उसमें जाके वोट नहीं डालते। इसके बदले में हमारे द्वारा जो प्रतिनिधित्व चुने रहते हैं वो जाके क्या करते हैं, वोट डालते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, चाहे वह निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। निर्वाचित मतलब जिनका क्या हुआ हो, चुनाव लड़के आया होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं निर्वाचित। और जो मनोनीत होता है ऐसे उनको क्या देते हैं, प्रसाद में आपको सांसद बना देते हैं, उन लोग को बोलते हैं निर्वाचित। ठीक है, तो इसके बारे में मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊँगा, बहुत बड़ा चैप्टर है और ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही इस साल, कि इस साल जितने भी एग्जाम होगा वहाँ से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल से क्वेश्चन आएगा ही 100%। मेरे बात को याद रखना, ठीक है। तो आप वो पूरा चैप्टर अच्छे से पूरा पढ़ लेना। यहाँ से भी हो गया, और इसके बारे में उपराष्ट्रपति के बारे में अच्छे से वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में। तो ये द्रौपदी मुर्मू कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू क्या है अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसका उम्मीदवार है। कौन, द्रौपदी मुर्मू। तो ये बोल सकते हैं नया हम लोग का राष्ट्रपति होगा। और जब जगदीप धनखड़ ये क्या होंगे, नया मतलब उपराष्ट्रपति होंगे। मतलब राज्यसभा के सभापति को ही उपराष्ट्रपति कहा जाता है। ऐसे हमारे भारतीय संविधान में कहीं नहीं बोला गया कि उपराष्ट्रपति है, वो तो डायरेक्ट। अब भारतीय जब संविधान पढ़ाऊंगा तो वहाँ साफ साफ लिखा है 63 में कि हमारे राज्यसभा का एक सभापति होगा, और उसी सभापति को हम लोग क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति बोलते हैं। और एक बात और, जो राष्ट्रपति को जो सैलरी मिलता है ना, उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलता है वो सैलरी उपराष्ट्रपति के नाते नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के नाते उनको वो 4 लाख सैलरी दिया जाता है। 4 लाख सैलरी है उपराष्ट्रपति का, ठीक है। और राष्ट्रपति का तो 5 लाख है। अब यहाँ पे देखो वेंकैया नायडू, तो वर्तमान में कौन है, ये उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है। और रामनाथ कोविंद ये प्रेसिडेंट है अभी, ठीक है। देखो इन लोग का जो वेंकैया नायडू का है, इसका 10 अगस्त को क्या होगा, इनका कार्यकाल समाप्त होगा। और 6 अगस्त को याद रखना, 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, और इसी दिन मत की गणना भी होगा, और इसी दिन रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो आई होप 6 अगस्त तक हमारा देश का नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा बायोडाटा है, ठीक है, बहुत कुछ समझ आया होगा आपको, आई होप। अब आगे चलते हैं। अब देखते हो हाल ही में आईईसी के निर्देशक तकनीकी के पद पर किसने पद ग्रहण किया है। ऑप्शन है राजीव शर्मा, वीके सिंह, मार्टी सर्वेज और अरविंद चिदम्बरम। तो इसका आंसर हो जाएगा वीके सिंह। अब इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं, फिर वापस आएंगे। तो डिटेल से अब देखते हैं REC, इसका पूरा नाम होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य क्या होता है, जितने भी राज्य में विद्युत बोर्ड होता है उन लोग को विद्युतीकरण प्रोग्रामों में निवेश करने के लिए क्या करता है, लोन मुहैया कराता है। मतलब लोन देने का काम होता है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का क्या होता है, लोन देने का काम होता है। और किनको लोन देता है, तो जितने भी राज्य के विद्युत बोर्ड होते हैं उन्हें ये लोग क्या करते हैं, लोन देते हैं। और किस लिए लोन देते हैं, कि विद्युतीकरण में आप लोग अच्छा से निवेश कर सके, ठीक, उसके लिए देते हैं। और इसका स्थापना और मुख्यालय कहाँ है, तो इसका स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। इसका अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक कौन है, तो राजीव शर्मा है, ठीक है। इसका अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक कौन है, राजीव शर्मा है। और ये क्या है, सार्वजनिक संस्था है। यस, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर। अब देखते हैं अब राजीव शर्मा कौन है, तो राजीव शर्मा क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का क्या है, अध्यक्ष एवं क्या है, डायरेक्टर है, ठीक है। यहाँ वीके सिंह क्या है, वीके सिंह क्या है आपका
REC के निर्देशक तकनीकी, देखो अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा तो ये तकनीकी वाले के क्या बन गए हैं, ये डायरेक्टर बन गए हैं। और ये सब दोनों एक फर्जी नाम है। अरविंदर ये क्या है, शतरंज से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे एक तो निर्देशक, निर्देशक मतलब होता है डायरेक्टर बोलते हैं, निर्देशक को डायरेक्टर बोलते हैं। डायरेक्टर क्या काम करता है, आपको निर्देश देने का काम करता है, मतलब कोई काम करे उसको कैसे करना है वही क्या करता है, डायरेक्टर काम करता है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए घर में हो तो घर में कौन निर्देश देता है आपको, ऐसे करो कोई भी काम, आपका पापा या मम्मी दोनों में से एक होता है। तो किसी भी कंपनी में जो निर्देशक होता है वो उस कंपनी का क्या होता है, पापा होता है। वो पापा जैसे बोलेगा, मतलब डायरेक्टर जैसे बोलेगा, जैसे काम करने के लिए बोलेगा वैसे बाकी लोग को, वहाँ के जो रहते हैं ना कर्मचारी, नौकरी करने वाले, उन लोग को क्या करना पड़ता है। तो ये है। अब आगे चलते हैं। हाल ही में 41 विला डी बेंस्का इंटरनेशनल शतरंज ओपन किसने जीता है। तो इसका ऑप्शन है वीके सिंह, रविंद्र चिदम्बरम, रॉबर्ट हेवन, निशान और ऐश्वर्या प्रताप तोमर। तो ये जीता है